वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे। एक्सेप्शन एंड एग्जेप्शन इसका टाइटल है तो ये स्पोर्ट्स आर्टिकल, लेकिन ये स्पोर्ट्स में कंट्रोवर्सी के ऊपर बेस्ड है ना। तो इसमें टेनिस की बात ना होकर के टेनिस के चारों तरफ जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके ऊपर लिखा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। आपका आज का क्विज आर्टिकल को पढ़ेंगे, सब कुछ सीखेंगे, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स और सब कुछ सीखने के बाद इस क्विज़ पे आप उसको अप्लाई करेंगे ताकि आपको 5 में से 5 मार्क्स मिले। सेशन के लास्ट में मैं आपको क्विज़ का सॉल्यूशन करवाता हूँ। अभी शुरू करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका एक। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। क्विज आपका बेंचमार्क होना चाहिए हर रोज़ की लर्निंग का। ढंग से सीखा करो और क्विज को रोज एक अटेम्प्ट जो है आप दिया करो। चलिए, कह रहा है एक्सेप्शन एंड एग्जम्पशन। देखिए, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, स्पेशल केस। एग्जम्पशन का मतलब होता है राहत, छूट या डिस्काउंट। कह रहा है या तो राहत की बात हो रही है या डिस्काउंट की बात हो रही है, अपवाद की बात हो रही है। एग्जम्पशन में आपको सामने वाला खुद सामने से डिस्काउंट दे देता है, रिलीफ दे देता है किसी चीज़ पे, लेकिन एक्सेप्शन में आप एक स्पेशल केस की तरह माने जाते हो। राहत तो आपको मिलती है, लेकिन जो राहत मिली होती है एक स्पेशल केस के तौर पे। आपके जैसे दूसरे किसी केस में वो राहत शायद ना भी मिले, ये सिर्फ आपको मिली है क्योंकि आप कुछ स्पेशल केस हैं। वही बात हो रही है। कह रहा है ऑन ऑस्ट्रेलिया डिनाइंग एंट्री टू नोवाक जोकोविक। बात की जा रही है ऑस्ट्रेलिया की डिनाई कर देने की एंट्री को इस जोकोविक नाम के बड़े प्लेयर को। अब डिटेल में देखेंगे पूरा जो है इशू क्या है। एक्सेप्शन एग्जम्पशन आप समझ लेना। एक का मतलब है राहत, एक का मतलब है ओमिशन या स्पेशल केस या अपवाद। अब देखो माजरा क्या आप समझ पाओगे इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है जोकोविक मस्ट क्लैरिफाई ऑन द एग्जाम्पशन ही गॉट और रिस्क बीइंग सीन एज वांटिंग एन एक्सेप्शन। कह रहा है जोकोविक नाम का जो प्लेयर है सर्बिया का, टेनिस स्टार है जो सर्बिया से, कह रहा है इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, साफ साफ सबके सामने रखना चाहिए। और किसको? कह रहा है उस एग्जाम्पशन को, उस राहत को, उस छूट को जो उसको मिली है ही गॉट। और या फिर ये जोकोविक को रिस्क करना पड़ेगा, ये जोकोविक जो है रिस्क करेगा, देखा जाना बीइंग सीन, और कैसे चाहने वाला एक एक्सेप्शन को, एक अपवाद को। तो जोकोविक बोलता है कि मुझे ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने के लिए वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे एग्जाम्पशन मिली हुई है वैक्सीन लगवाने से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट से और टेनिस की बॉडी से। कह रहा है जो उसको एग्जाम्पशन मिली है उस एग्जाम्पशन के बारे में उसको सबके सामने बताना चाहिए, कागज़ लाना चाहिए और दिखाना चाहिए। नहीं तो जोकोविक ऐसी बातें कर रहा है जैसे कि वो देखने में लगता है कि वो चाहता है उसको एक एक्सेप्शन मिले, उससे पूछा ही ना जाए कि तुमने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई है। इतना बड़ा स्टार है कि वो बिना वैक्सीन लगवाए भी कहीं भी किसी कंट्री में आ जा सकता है। आया समझ में? मामला यही है। ये ऑस्ट्रेलिया में गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने के लिए, एयरपोर्ट पे इनको रोक लिया। वहाँ पे इनसे पूछा वैक्सीन तो आपके लगी नहीं, आप कैसे खेलोगे ऑस्ट्रेलिया ओपन में? इसने बोला मैं तो बहुत बड़ा स्टार हूँ, मुझे आप कैसे रोक सकते हो, मैं तो डिफेंडिंग चैंपियन हूँ। उन्होंने बोला ठीक है आप होंगे चैंपियन, लेकिन वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी तभी ऑस्ट्रेलिया में एंट्री मिलेगी। तो उसने बोला मैंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से बात की हुई है, टेनिस बॉडी का भी एग्जाम्पशन है मेरे पास, लेकिन एग्जाम्पशन को ये दिखा नहीं पाए कागज़ पे। तो अब हुआ क्या, लास्ट में इनको घर लौटना पड़ रहा है। उन्होंने बोला कागज़ एग्जाम्पशन का दिखा दो, नहीं तो हम आपको एक्सेप्शन के तौर पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप एक बड़े स्टार हैं, सम्मान करते हैं हम आपका, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपका तभी स्वागत है जब आपके पास वैक्सीन लगी हो। तो ये मामला है पूरा। जोकोविक की वर्ब है मस्ट क्लैरिफाई और जोकोविक की दूसरी वर्ब है मस्ट रिस्क। ठीक है। ही की वर्ब है यहाँ पे गॉट, ये आया ही एग्जाम्पशन के लिए, वो एग्जाम्पशन जो इनको मिली है। चलिए अब आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं। यहाँ पे बीइंग सीन जो आप देख रहे हो, बीइंग सीन, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? रिस्क बीइंग सीन, यहाँ पे रिस्क सीइंग भी तो आ सकता था, रिस्क टू सी भी तो आ सकता था। कैसे स्ट्रक्चर बनी है थोड़ा अपने आप से सोचो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। चलो, ये सारी वो वर्ब्स हैं, ये देख रहे हो आप, ये ऊपर वाली टेबल कैटेगरी 2, ये सारी वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद में दूसरी वर्ब जब भी लेंगी, ध्यान रखना वर्ब, दूसरी वर्ब जब भी लेंगी वो आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। कंसीडर, अवॉइड, रिज्यूम, फिनिश, माइंड, नॉन माइंड, है ना। इसमें रिस्क भी ऐड कर लेना, ये हर बार रह जाती है। इन सारी इस लिस्ट में रिस्क नाम की वर्ब को भी ऐड कर लेना। अब देखो इनके ऊपर अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपने को पता लगेगा स्ट्रक्चर कैसे बनी है। ठीक है। कैन यू अवॉइड टू टॉक सो लाउड?
क्या आप अवॉइड कर सकते हैं इतना ज़ोर से बोलना? अब देखो अवॉइड कौन सी वर्ब है, अवॉइड इसी कैटेगरी की वर्ब है, आप देख पा रहे हो। तो इसका मतलब है अवॉइड के बाद में टू इन्फिनेटिव नहीं आ सकता। ये कैटेगरी की वर्ब क्या बोलती है, हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो मुझे लिखना चाहिए अवॉइड टॉक, नहीं, आपको लिखना चाहिए अवॉइड टॉकिंग। इतना मामला समझ में आ गया? चलो, मिस्टर वर्मा इज कंसिडरिंग टू रिजाइन फ्रॉम हिज करंट जॉब। वर्मा साहब कंसीडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं रिजाइन करने का अपनी करंट जॉब से। कंसीडर भी इसी कैटेगरी की वर्ब है, तो इसके बाद में टू रिजाइन आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। आपको लिखना चाहिए रिजाइनिंग। आपको अजीब लग रहा होगा देख करके, सर कंसीडरिंग रिजाइनिंग, ठीक है, ये कंसीडरिंग मेन वर्ब है, रिजाइनिंग एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड है ना। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड। चलो अब तीसरा देखते हैं। अब इसको ध्यान से देखना। द एक्टर रिपोर्टेड टू हरास बाय द टैक्स अथॉरिटीज़। एक्टर ने रिपोर्ट किया कि वो हरास किया गया टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा। अब देखो रिपोर्ट वर्ब भी ऐसी वर्ब है, इसके बाद में भी टू इन्फिनेटिव नहीं आ सकता। तो क्या किया जाए, टू हरास मत लिखें, आप लिखें हरासिंग। लेकिन अभी भी ये सेंटेंस गलत है। अब देखो कैसे। रीज़न ये है कि आप यहाँ पे अवॉइड कर रहे थे ज़ोर से बोलना, बोलने वाले कौन थे, आप ही। वर्मा साहब यहाँ पे कंसीडर कर रहे थे जॉब से रिजाइन करना, इस रिजाइन करने का एक्शन करने वाले कौन थे, वर्मा साहब ही। लेकिन एक्टर ने यहाँ रिपोर्ट किया हरास होना, इस हरास नाम के एक्शन का डूअर एक्टर नहीं है, इसका रिसीवर एक्टर है। यहाँ पे रिजाइनिंग का डूअर वर्मा है, यहाँ पे टॉकिंग का डूअर यूं है, लेकिन हरास किया गया यहाँ पे डूअर टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा। जो एक्टर है उसके ऊपर काम किया गया है, वो एक्शन का रिसीवर है। तो जेरेंट तो लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लगानी है, लेकिन एक्टिव में नहीं, पैसिव में। अब देखो ये कैसे होगा। अगर एक्टर के ऊपर काम किया गया है हरासिंग, उसके लिए पैसिव में आएगा, तो इस जेरेंट को भी पैसिव में बदल दें। और वो कैसे बदला जाता है, आप यहाँ पे बी फैमिली की एक वर्ब लगाएंगे और उसके बाद में हरासिंग को बदल देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जी, पैसिव का ये एक है ना, ये मतलब वो फॉर्मूला है ये जो कभी चेंज नहीं होगा। बी फैमिली की वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड है पैसिव। तो फॉर्मूला तो ये रहेगा, लेकिन अभी आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो बी फैमिली की वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ रख दो, तभी जीरेंट बनेगा ना। तो बीइंग हरास्ड, ठीक है, आ गया समझ में सिस्टम। इस तरीके से आप एक्टिव जीरेंट को पैसिव जीरेंट में चेंज कर देते हैं बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से। बस वही यहाँ पे हुआ है। जोकोविक मस्ट रिस्क बीइंग सीन एज, अब जोकोविक रिस्क कर रहा है कि वो देखा जाएगा, देखेगा नहीं, देखा जाएगा, बीइंग सीन इस प्रकार का एज एक्सेप्शन। तो ये फॉर्मूला याद रखें, आज के क्विज में आपके काम भी आएगा। एक्टिव जीरेंट और पैसिव जीरेंट को कैसे यूज़ करना है और कौन सी वर्ब्स हैं जो अपने पास सिर्फ ही सिर्फ जीरेंट को लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक ग्रामर में सब कुछ हो चुका है। अगर आप बेसिक ग्रामर चला रहे हो ना, चैनल के होम पेज पे रखिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो इसमें ये सब चीज़ें कवर्ड है। आपको यहीं से ही अपनी इंग्लिश की जर्नी को शुरू करना चाहिए, एसएससी, बैंक्स या रेलवेज, किसी भी एग्जाम की। अब एक काम करेंगे, सारी वोकैब मैं आपको इस आर्टिकल की दिखा देता हूँ पहले ही, ताकि अपने इसको स्मूथली बढ़ पाएँ। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल है योर इंग्लिश ट्यूटर। ऐप पे मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। बैंकिंग का कॉम्बो अवेलेबल है 475 में, 1 साल की वैलिडिटी है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको करवाई जाती है। उसी तरीके से आपको मिलेगा बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें आपको हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं लिखना सिखाता हूँ। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टॉपिक हो, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, है ना, हर चीज़ इसमें कवर्ड है। इस कोर्स की कीमत है 850 रुपीज़ 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इस कोड को अगर आप लगाते हैं तो 525 रुपये में ये कोड आपको मिल जाता है। जरूर से कोर्स को लगा लिया करो, बेनिफिट ले लिया करो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। चलिए अपनी वोकैब शीट है, सभी पुराने नए वर्ड्स इस शीट में आपको मिलेंगे। आज के वर्ड्स हमारे पास सब्सटेंशियल, सब्सटेंटिव, बिकरिंग, डिसाइसिव और इग्नोमिनी। शुरू वाले 4 पुराने हैं, लास्ट वाला एक नया है। सब्सटेंशियल आप जानते हैं, जिसका साइज बहुत बड़ा हो, सिग्निफिकेंट हो, कंसीडरेबल हो, जो नज़रअंदाज करने लायक ना हो, कंसीडर किया जाना चाहिए जिसको, वो होती है सब्सटेंशियल। द इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन्स हैव बीन सब्सटेंशियल। जो इफेक्ट्स रहे हैं लॉकडाउन्स के, वो अपने आप में काफ़ी बड़े रहे हैं, कंसीडरेबल या सिग्निफिकेंट रहे हैं, सब्सटेंशियल रहे हैं। इसको आप नोटिसिएबल या साइजेबल भी बोल सकते हैं। सब्सटेंशियली इसकी एडवर्ब फॉर्म है। इसके साथ साथ एक और वर्ड है सब्सटेंटिव, इसको मैं इसके साथ में ही रखता हूँ क्योंकि दोनों वर्ड्स एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन मीनिंग दोनों के अलग हैं। सब्सटेंशियल का मतलब होता है बहुत बड़ा हो साइज में, कंसीडरेबल हो। सब्सटेंटिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत सीरियस हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। आया समझ में? द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। सरकार ने ऑर्डर कर दिया है एक सीरियस जांच को, इन्वेस्टिगेशन को इस पूरे मामले में।
तो सब्सटेंटिव में सीरियस की बात होती है, सब्सटेंशियल में बड़ा साइज होने की बात होती है, सिग्निफिकेंट या कंसीडरेबल होने की बात होती है। इसको थॉटफुल और पेंसिव भी बोलते हैं। पेंसिव एक बहुत ही एडवांस वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही सीरियस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है पेंसिव। चलिए अब ये दोनों वर्ड्स आप साथ में रखना दिमाग में। बिकरिंग मतलब नोक झोंक। द इलेक्शन विल एंड मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल बिकरिंग, चुनाव जो है कई महीनों की सियासी नोक झोंक को ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे। बिकरिंग के बहुत सारे सिनोनिम है नोक झोंक के, क्विबल, स्क्वैबल, ऑल्टरकेशन, रैंगल, और एक वर्ड है रॉ। इस रो नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। रो का मतलब होता है नोक झोंक और जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हो, बड़ा विवाद हो, है ना, विवादास्पद नोक झोंक कहलाती है रॉ। समझ गए, ROW। एक और वर्ड है डिसाइसिव। डिसाइसिव वो होता है जो कंक्लूसिव हो, जिससे डिसीजन निकल करके आए। जैसे 3 मैचों की एक जो है सीरीज है, पहला मैच इंडिया जीत गई, दूसरा मैच अफ्रीका जीत गई, तो तीसरा मैच डिसाइसिव हो गया। तीसरा मैच डिसाइड करेगा कि इस सीरीज़ का क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है ना। तो कंक्लूसिव या क्रिटिकल चीज़ को बोलते हैं डिसाइसिव, जिससे डिसीजन निकले। द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ डिसाइसिव एक्शन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, सरकार को एक क्रिटिकल कंक्लूसिव एक्शन लेना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल पे। ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि उससे कुछ कंक्लूजन निकले, आने वाले 20-30 साल में हम कह सकें कि हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। अब डिसाइसिव का एक सिनोनिम है मोमेंटस। मोमेंटस, ठीक है, मोमेंटस, इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल इज कॉल्ड मोमेंटस। अच्छा एक और वर्ड है अपने पास, लास्ट वाला कौन सा है भाई, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है डिस्ग्रेस, डिसऑनर, बहुत बड़ी बेइज्जती, है ना, डिसऑनर, डिस्ग्रेस या शेम। द रीसेंट इलेक्शंस हैव एंडेड इन इग्नोमिनी फॉर द रूलिंग पार्टी, हाल ही में हुए इलेक्शंस जो हैं वो एंड हुए हैं इग्नोमिनी में, डिस्ग्रेस में रूल करने वाली पार्टी के लिए, है ना। इग्नोमिनी का मतलब हो गया यहाँ पे डिस्ग्रेस में जो है वो है एंड अप हुए हैं। इग्नोनिमस इसकी होती है एडजेक्टिव फॉर्म। आज इग्नोमिनी नाम के वर्ड को, डिस्ग्रेस नाम के वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे। तो यही 4-5 वर्ड्स हैं, आपको डिटेल में करवा दिए हैं। चलिए समरी मैं आपको दे दूं किस बारे में लिखा हुआ है, आपको पता लगे। और वैसे आप ऑलरेडी समरी ले भी चुके हो। समरी ये है कि जोकोविक, जो कि टेनिस की दुनिया के एक महान खिलाड़ी हैं, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन इस साल के टेनिस टूर्नामेंट में पहुँचे टेनिस खेलने के लिए, लेकिन एयरपोर्ट पर इनको रोक लिया गया। रोकने का रीज़न ये था कि इनके वैक्सीन्स नहीं लगी हुई हैं, और जोकोविक मशहूर हैं वैक्सीन्स को अपोज करने के लिए। इनका ये कहना है कि वैक्सीन्स ज़रूरी नहीं है, वैक्सीन्स नहीं लगवानी चाहिए, है ना, जिसकी इच्छा हो उसी को लगवानी चाहिए। अब मामला ये बना कि जोकोविक ने बोला कि मैं तो एक बड़ा खिलाड़ी हूँ और मेरे पास एग्जामिशन लेटर भी है। किसका लेटर है, आपकी सरकार का लेटर है, और साथ ही साथ टेनिस की बॉडी का लेटर है, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया में आने से ना रोका जाए। लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा एग्जामिशन बताने के बावजूद 10 घंटे एयरपोर्ट पे फंसे रहे और अब इनको वापस लौटना पड़ रहा है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये जो भी हुआ ना, बड़ा सैड है टेनिस के स्पोर्ट के लिए भी, और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए भी सर्बिया के साथ। ये सर्बिया से आते हैं जोकोविक। इस पूरे मामले के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक पॉलिटिकल माहौल भी बन गया है। कुछ लोग जोकोविक के साथ हैं, कुछ उसके खिलाफ है। आर्टिकल यही कह रहा है कि इस मामले के 2 पहलू हैं, दोनों पहलू अभी आपको समझाएगा पूरे अच्छे से। लेकिन जो भी हुआ ना, अल्टीमेटली इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना। आज की टोन है सैड और पिटीफुल। ये सैड और पिटीफुल है कि चलो अंत में जो भी हो, लेकिन जो अभी तक हुआ ना, उस चीज़ को आप बदल नहीं सकते। और ये चीज़ हमें याद करवाएगी हमेशा से कि कैसे एक महान खिलाड़ी को एक एयरपोर्ट पर रोक लिया गया वैक्सीन ना लगने की वजह से। शुरू करें, चलो। कह रहे नोवाक जोकोविक being denied entry into Australia in the early hours of Thursday after his visa was cancelled following a 10-hour standoff with the Australian Border Force या ABF at Melbourne Airport is one of sports most sordid tales। कह रहा नोवाक जोकोविक का डिनाई किया जाना, नोवाक जोकोविक को ना दिया जाना, डिनाई किया जाना, ना दिया जाना, क्या, एक एंट्री को। और कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और कब, अर्ली आवर्स में, सुबह सुबह में थर्सडे को। और कब, जब उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया था, इस वीज़ा वॉज कैंसल्ड। और कब, बाद में फॉलोइंग एक 10 आवर के स्टैंड ऑफ के, एक 10 आवर के आपसी खींचतान के। और ये किसके साथ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स के साथ, ABF के साथ। और हुआ कहाँ, एट मेलबोर्न एयरपोर्ट। कह रहे जोकोविक का एंट्री ना दिया जाना थर्सडे को सुबह सुबह, जब उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया, 10 घंटे की खींचतान नोकझोंक के साथ बाद में ABF के साथ में मेलबोर्न एयरपोर्ट पे। कह रहे ये काम जो है ना अपने आप में, इसका एंट्री ना दिया जाना, ये है इस एक दुनिया के स्पोर्ट्स, सभी के जो स्पोर्ट्स हैं उसकी सभी सॉर्डिड टेल्स में से एक है। सॉर्डिड का मतलब होता है डिस्ग्रेसफुल, स्लीजी, मिजरेबल, करप्ट, बहुत ही ख़राब, है ना।
आपका मन भी ख़राब कर दे, देखने में भी ख़राब लगे और सुनने में भी ख़राब लगे, सो डिट। तो ये स्पोर्ट जो है ना टेनिस, उसकी सबसे ख़राब कहानियों में से एक कहानी ये बन गई जब इसको एंट्री नहीं मिली। आ गया समझ में? ये जो नोवाक जोकोविक बीइंग डिनाइड, ये सब्जेक्ट है आपका, इसकी वर्ब है इज। सब्जेक्ट है यहाँ पे बीइंग डिनाइड है ना, पैसिव जेरेंड आपका सब्जेक्ट है। जेरेंड भी अपने पहले एक दूसरा नाउन रख सकते हैं जो कि टेक्निकली पजेसिव होना चाहिए। यहाँ पे लिखा होना चाहिए जोकोविक्स, पजेशन बना होना चाहिए, और फिर इस जेरेंड की जो है वर्ब इज होनी चाहिए। ये आपको बेसिक में मैं करवा चुका हूँ ना। जेरेंड का जब भी सब्जेक्ट आपको मिले वो हमेशा पैसिव फॉर्म में रखा जो है जाता है। तो सब्जेक्ट हो गया जेरेंड, वर्ब हो गई इज। वीज़ा की वर्ब है वॉज कैंसिल्ड, पैसिव वॉइस में। स्टैंड ऑफ मतलब खींचतान, इम्पास, स्टेलमेट, डेडलॉक, फेस ऑफ। एक दूसरे से खींचतान सी होती है ना, उसको कहते हैं स्टैंड ऑफ। आप सामने आमने खड़े हो जाते हो और एक दूसरे को आंखें दिखाते हो, है ना, स्टैंड ऑफ करते हो। 10 ओवर यहाँ पे हाइफनेटेड एडजेक्टिव है, स्टैंड ऑफ नाम के नाउन के लिए एडजेक्टिव बनाया तो पीछे का एस निकाल दिया और बीच में एक डैश लगा दिया। सॉर्टेड आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फॉलोइंग और एक वर्ड होता है फॉलोड बाय। अपने आप से पूछो, यहाँ पे फॉलोइंग की जगह पे अगर फॉलोड बाय रख दूं मैं तो सेंटेंस का मीनिंग कैसे चेंज होगा? चलो दोनों के बीच का फ़र्क सीखना है आपको, कहाँ पे फॉलोइंग और कहाँ पे फॉलोड बाय लगेगा। फॉलोइंग मतलब होता है बाद में, फॉलोइंग मतलब होता है पीछे पीछे आते हुए, यानी कि बाद में। जब आप फॉलोइंग कर रहे हो किसी को तो उसको फॉलो कर रहे हो, उसके पीछे पीछे आ रहे हो, तो फॉलोइंग मतलब बाद में। इसको आफ्टर भी बोलते हैं। फॉलोड बाय का मतलब होता है पहले, आप फॉलोड बाय किए जा रहे हो, आपको कोई और फॉलो कर रहा है, आप तो आगे हो, आप तो पहले हो, और जो कोई और है वो आपको फॉलो कर रहा है, फॉलोड बाय जो है समवन। अब इस पूरे फॉर्मूला को अपने को लगाना है इन सेंटेंसेस पे, ठीक है। द पोस्टमैन टुक रिटायरमेंट फॉलोइंग एन एक्सीडेंट दैट टुक हिज लेग्स। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो फॉलोड बाय, मान लीजिए पोस्टमैन ने रिटायरमेंट ली फॉलोइंग या फॉलोड बाय एक एक्सीडेंट जिसने उसके पाँव ले लिए। तो एक एक्सीडेंट हुआ, उसके पाँव चले गए पोस्टमैन के, तो फिर पोस्टमैन ने क्या सोचा कि मैं एक रिटायरमेंट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे तो चलना पड़ेगा, पाँव तो है नहीं, तो अब क्या करूँगा, मैं नहीं चल पाऊँगा। अब मुझे बताओ पहले एक्सीडेंट हुआ होगा या पहले पोस्टमैन ने रिटायरमेंट ली होगी? ऑफ कोर्स पहले एक्सीडेंट हुआ होगा, एक्सीडेंट में पाँव गए होंगे, फिर पोस्टमैन ने रिटायरमेंट ली होगी। तो पहले कौन सा काम हुआ? पहले हुआ एक्सीडेंट होने का। अगर यहाँ पे मैं फॉलोड बाय रख रहा हूँ तो इसका मतलब पता क्या है? फॉलोड बाय एक्सीडेंट का मतलब है कि एक्सीडेंट हुआ है बाद में और रिटायरमेंट ली गई है पहले। समझ गए ना? फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर। तो आफ्टर एन एक्सीडेंट टुक हिज लेग, ये तो बिल्कुल ठीक है ना, फॉलोइंग यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं फॉलोड बाय रखता हूँ ना, इसका मतलब क्या है? रिटायरमेंट इज फॉलोड बाय एन एक्सीडेंट। पहले रिटायरमेंट आई है फिर एक एक्सीडेंट हुआ है, मतलब पहले उसने रिटायरमेंट ली फिर उसके पाँव चले गए, जो कि हो सकता है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे पाँव जाने की वजह से वो रिटायरमेंट ले रहा है, लॉजिकली ये मीनिंग निकलना चाहिए। आ गया ना समझ में? तो फॉलोइंग से ये मतलब निकलेगा एक्सीडेंट हुआ रिटायरमेंट ली, फॉलोड बाय से मतलब पहले रिटायरमेंट ली फिर एक्सीडेंट हुआ, तो दूसरा वाला प्रेफर नहीं करेंगे। फिर देखो सक्सेस कम फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ हार्डवर्क, या सक्सेस कम्स फॉलोइंग या फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ हार्डवर्क। अब मुझे बता दो हार्डवर्क पहले किया जाए या पहले सक्सेस आए? सर लॉजिकली तो पहले हार्डवर्क करते हैं उसके बाद सक्सेस आती है, तो पहले हार्डवर्क आ रहा है ना। तो फॉलोइंग का मतलब होगा आफ्टर। तो सक्सेस कम्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ हार्डवर्क, ये बिल्कुल ठीक है, सक्सेस आई बाद में पीरियड ऑफ हार्डवर्क के। लेकिन अगर फॉलोड बाय यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? सक्सेस पहले आ गई, हार्डवर्क बाद में किया। थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, सेकंड वाला प्रेफर नहीं करेंगे। बस यही आपको समझाना चाह रहा हूँ, सेकंड वाला और फोर्थ वाला दोनों के दोनों लॉजिकली गलत है, आपको वहाँ पे फॉलोइंग यूज़ करना चाहिए था। तो बस यही होता है फॉलोइंग और फॉलोड बाय के बीच का डिफरेंस। फॉलोइंग की जगह आफ्टर रख के देख लो, अगर सेंटेंस सही बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फॉलोड बाय आएगा। कह रहे द वर्ड नंबर 1 एंड आज के क्विज में यूज होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कह रहा द वर्ड नंबर 1 एंड अ 3 टाइम डिफेंडिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन ऑल्सो अ वैक्सीन स्केप्टिक had secured a medical exemption from the Victorian state government and Tennis Australia, the sport's national governing body, to circumvent a mandatory vaccination requirement to play at the season's opening measure. कह रहा है तो दुनिया का नंबर 1 है और 3 टाइम डिफेंडिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन है, दोनों ही काम करने वाला ये आदमी है। कह रहा है जो कि साथ ही साथ एक वैक्सीन स्केप्टिक भी है। स्केप्टिक का मतलब होता है डाउटर, नॉन बिलीवर, जो वैक्सीन में बिलीव नहीं करता, जिसके हिसाब से वैक्सीन बिना काम किए। कह रहा है ये जो बंदा है ना, वर्ड नंबर 1 डिफेंडिंग चैंपियन और वैक्सीन स्केप्टिक, कह रहा है इसने सिक्योर कर लिया था एक मेडिकल एग्जाम्पशन को, मेडिकल छूट को, और कहाँ से? विक्टोरिया जो स्टेट है वहाँ की गवर्नमेंट से और टेनिस ऑस्ट्रेलिया नाम की बॉडी से। और टेनिस ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट की नेशनल गवर्निंग बॉडी है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी टेनिस को गवर्न करने वाली बॉडी है।
अब देखो ये सिक्योर क्यों किया गया था एग्जाम्पशन को, सर्कमवेंट करने के लिए, बच निकलने के लिए, अवॉइड करने के लिए मैंडेटरी वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट को। अच्छा, और क्यों? खेलने के लिए इस सीजन के ओपनिंग मेजर में, है ना, ओपनिंग मैचेस में। आया समझ में? तो ऐसे गए थे वहाँ पे, पूरी एग्जाम्पशन इन्होंने ली हुई थी कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, और वो उनको मिली भी हुई थी। वर्ड नंबर 1 इन दोनों की वर्ड है, जो वर्ब है वो है हैड सिक्योर्ड। ये दोनों एक ही पर्सन है, द वर्ड नंबर 1 और 3 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन। अगर ये दोनों अलग अलग पर्सन होते तो वर्ब प्लूरल होती, और आप इन दोनों के आगे द लगाते, द वर्ड नंबर 1 और द 3 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन। आया समझ में? अगर दोनों अलग अलग पर्सन होते, एक आदमी ना होते, दोनों के आगे द होता। अगर दोनों एक ही आदमी है तो द सिर्फ एक बार लगेगा, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया, द वर्ड नंबर 1। चलिए, स्केप्टिक मतलब डाउटर, वर्ब एंड की, हैड सिक्योर्ड दोनों की, एग्जाम्पशन मतलब राहत, सर्कमवेंट करना मतलब इवेड, डोज या अवॉइड करना, किसी चीज़ से बचना। कह रहा लेकिन हुआ क्या? बट इन अ मेजर स्टनिंग टर्न अराउंड द सर्व वॉज स्टॉप्ड एट द बॉर्डर कंट्रोल आफ्टर APF विच ऑपरेट्स अंडर द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट deemed the evidence supporting his medical exemption as insufficient, sparking a diplomatic row। कह रहे लेकिन एक स्टन कर देने वाले, हैरान कर देने वाले रिवर्सल में, टर्न अराउंड में हुआ क्या? ये जो सर्ब था ना, सर्ब का मतलब है सर्बिया का नागरिक, ये जो जोकोविक है जो सर्बिया का नागरिक है, सर्ब है, इसको रोक लिया गया बॉर्डर पे, बॉर्डर कंट्रोल पे। जब ABF वो कि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स, जो कि ऑपरेट भी करती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के नीचे, विक्टोरिया स्टेट के नीचे नहीं, ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे। कह रहे जब इन्होंने ABF ने डीम किया एविडेंस को, माना एविडेंस को, कंसीडर किया, और कौन सी एविडेंस? जो सपोर्ट करती है उसकी मेडिकल एग्जाम्पशन को, और कैसे? इनसफिशिएंट, है ना। इन्होंने बोला कि ये ना काफ़ी है जो आप हमें दिखा रहे हो, इससे हम नहीं मानेंगे, आपको एग्जाम्पशन मिला हुआ है। और ये सारा काम कैसे हुआ? स्पार्क करते हुए, भड़काते हुए एक सियासी रो को, डिप्लोमेटिक आपस में खींचतान को, कंट्रोवर्सी को। आया समझ में? तो ये हुआ है, विक्टोरियन गवर्नमेंट से मिला हुआ था इनको एग्जाम्पशन, लेकिन जिसने रोका है, जिस पुलिस फोर्स ने, वो एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करती है। उन्होंने बोला हमें ये समझ में नहीं आता जो आप दिखा रहे हो, हमारे हिसाब से तो आपको ऑस्ट्रेलिया में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। सब की वर्ब है स्टॉप्ड, टर्न अराउंड मतलब रिवर्सल, ABF के लिए आया विच ऑपरेट्स, ABF की वर्ब है डीम्ड। ABF आपका सब्जेक्ट है, इसको मार्क कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ABF की वर्ब है डीम्ड। डीम का मतलब होता है मानना या कंसीडर करना। इनसफिशिएंट मतलब इनएडिक्वेट, ना काफ़ी हो। स्पार्किंग यहाँ पे मतलब भड़काना, यहाँ पे स्पार्किंग एक PPSA का काम कर रहा है। जब ABF ने डीम किया इनकी मेडिकल एविडेंस को इनसफिशिएंट, तभी उन्होंने स्पार्क भी कर दिया, ठीक है। रो मतलब कंट्रोवर्सी। कह रहा फेस्ड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ डिपोर्टेशन जोकोविक हैज़ नाउ माउंटेड अ लीगल चैलेंज द फेट ऑफ विच विल बी नोन बाय मंडे। कह रहा फेस करते हुए या फेस होने के बाद, और किसके से? एक प्रोस्पेक्ट के जो है डिपोर्टेशन का। प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना, डिपोर्टेशन मतलब D प्लस में पोर्ट, आपको अपने पोर्ट पे वापस भेज देना, जहाँ से आए थे वहीं पे वापस पहुँचा देना, है ना। कह रहा ऐसी संभावना को सामना करते हुए जोकोविक ने अब माउंट कर दिया है, पुटअप कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया है एक कानूनी चैलेंज को, लीगल चैलेंज को। कह रहे जिसका फेट है ना, जिसका जो नतीजा है, जिसका जो तकदीर है, वो पता लगेगी, विल बी नोन होगा बाय मंडे, सोमवार तक। आया समझ में? तो अब इनके पास यही है कि आपको वापस या तो भेज देंगे, यही प्रोस्पेक्ट है। कब तक एयरपोर्ट पे बैठोगे आप? वीज़ा तो कैंसिल हो गया आपका। तो जोकोविक ने अपने लॉयर से बात की, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट में एक लीगल चैलेंज डाला है कि कैसे मुझे रोका गया है, और ये पता लगेगा इस लीगल चैलेंज से ही मंडे को पता लगेगा कि इसका क्या होने वाला है। आगे समझ में? डिपोर्टेशन की वर्ब होगी, डिपोर्टेशन का मतलब आप समझ गए हो, ये वैसे नाउन है, इसकी वर्ब नहीं चाहिए आपको कोई, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जोकोविक की वर्ब है हैज़ नाउ माउंटेड। माउंट का मतलब है प्रेजेंट करना, पुटअप करना, किसी के सामने रखना। फेट का मतलब है विल बी नोन, पैसिव वॉइस में इसकी वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस। प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना, लाइकलीहुड। कह रहे शोन ऑफ ऑल द ड्रामा दिस मंथ कुड हैव बीन मोमेंटस फॉर द 20 टाइम मेजर winner as he is on the cusp of overtaking Federer and Nadal for the most Grand Slam men's single title। कह रहा है अगर काट दे सारे इस ड्रामा को, देखो शॉन का मतलब होता है शेयर नाम की वर्ब होती है, इसका मतलब होता है जैसे भेड़ की होती है ना, भेड़ ऊन इकट्ठी हो जाती है, वूल बहुत मोटी हो जाती है भेड़, उसके ऊन को काटना पड़ेगा आपको, शेयर करना पड़ेगा भेड़ को, है ना, उसको एक हेयर कट देना पड़ेगा। तो शेयर की सेकंड फॉर्म शेयर्ड और थर्ड फॉर्म है शॉन। शॉन का मतलब है कटा हुआ।
कह रहा है अगर कटा हुआ हो सारे इस ड्रामा से, जैसे भेड़ की सारी ऊन कट जाती है ना शीप की, उसी तरीके से सारा ड्रामा भी कट जाए। तो ये महीना जो है ना, सारा ड्रामा कटने के बाद ये जो महीना है जनवरी का, ये हो सकता था बड़ा मोमेंटस, बड़ा डिसाइसिव, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इस 20 टाइम मेजर विनर के लिए, इस जोकोविक नाम के 20 टाइम के जो है विनर के लिए। कह रहा है क्योंकि वो कस्प पे है, वो एकदम पॉइंट पे है, एकदम मोड़ पे है, पड़ाव पे है, ओवरटेक करने के, आगे निकलने के फेडरर और नडाल दोनों से सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मेन सिंगल टाइटल्स के लिए। तो ये 21 होने के पड़ाव पे थे। अब जैसे ही ये 21 करते तो नडाल और फेडरर दोनों का रिकॉर्ड जो है 20 का, वो जो इन्होंने बराबरी किया हुआ वो तोड़ने वाले थे। तो कह रहा अगर ड्रामा निकाल दो तो ये महीना तो बहुत बड़ा होने वाला था टेनिस की दुनिया के लिए। शॉन का मतलब आप समझ गए, पास्ट पार्टिसिपल है, मंथ के लिए आया है, मंथ की वर्ब है कुड हैव बीन, ही की वर्ब है इज, मोमेंटस आपको मैंने बता दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट हो, डिसाइसिव हो, क्रिटिकल हो, है ना। ऑन द कस्प ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, तीनों का मतलब होता है किसी इंपॉर्टेंट पड़ाव पे, टर्निंग पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पे, दोराहे पे, है ना। ही इज़ ऑन द कस्प ऑफ की जगह ऑन द ब्रिंक ऑफ या वर्ज ऑफ भी आ सकता था। जो इसमें गलती होती है ना, ये तो आपको याद रह जाता है, कस्प, ब्रिंक और वर्ज एक ही बात है, लेकिन गलती ये अक्सर देखिए मैंने, आप एट लगाया तो एट द कस्प ऑफ, ऐसा कोई भी फ्रेज इंग्लिश में नहीं है, ऑन आता है इस पर। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, मोमेंटस। मोमेंटस मतलब क्रिटिकल, क्रिटिकल है ना, डिसाइसिव, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। लेकिन एक और वर्ड है मोमेंट्री। मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब होता है जो कुछ मोमेंट्स के लिए हो, टेम्पोरेरी। तो मोमेंटस और मोमेंट्री को आपस में कन्फ्यूजन मत देना। मोमेंट्री मतलब कुछ मोमेंट्स के लिए हो, टेम्परेरी हो, क्षणिक भर हो। मोमेंटस मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट हो, क्रिटिकल हो। मोमेंट्री के लिए एक और अच्छा वर्ड अपने पास टेम्परेरी के लिए एफेमरल। एफेमरल ये एडवांस वर्ड है, अच्छा वर्ड है, एग्जाम से बहुत बार देखा होगा आपने, एफेमरल, है ना। चलो आज के क्विज में यूज़ करूँगा, अब ये वर्ड्स बता रहा हूँ ना, मोमेंटस, मोमेंट्री, यही क्विज में आएंगे आगे। चलिए आगे कह रहा है मेलबोर्न इज हिज फेवरेट हंटिंग ग्राउंड, हैविंग वॉन एन ओपन एरा रिकॉर्ड 9 टाइटल्स देयर। और कह रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न है वो उसका फेवरेट हंटिंग ग्राउंड है, शिकार करने का ग्राउंड है। मेलबोर्न में वो बहुत अच्छे से खेलता है, कौन है ये, जो है जोकोविक। अब देखो कैसे पता लगा, जीतने के बाद हैविंग वॉन एक ओपन एरा के रिकॉर्ड को 9 टाइटल्स के वहाँ पे, तो वहाँ पे 9 टाइटल्स, जो अपने 20 में से 9 टाइटल्स मेलबोर्न में वो जीता है। सबको उम्मीद थी कि 21वां टाइटल भी अब मेलबोर्न में आकर के वो जरूर जीत के दिखाएगा। मेलबोर्न की वर्ब होगी इज, हिज आया यहाँ पे जोकोविक के लिए, हैविंग वॉन यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल है। ऐसा होने के बाद ये उसका हंटिंग ग्राउंड बना है। हैविंग वॉन प्लस में, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क शी वेंट आउट फॉर ए कॉफ़ी या फॉर ए वॉक। यहाँ पे क्या हुआ, वो बाहर निकली एक वॉक के लिए, और कैसे निकली, अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद, है ना। हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल। एक काम होने के बाद दूसरा काम हो रहा है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे जो फिनिश करने वाला है होमवर्क वही शी है। होमवर्क को फिनिश करने का काम, पार्टिसिपल के काम को कैरी आउट करने का काम करने वाला कौन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, हैविंग स्कोल्डेड फॉर हर मिस्टेक शी अपोलोजाइज्ड। अपनी मिस्टेक के लिए स्कोल्ड होने के बाद, अपनी गलती के लिए खरी खोटी सुनने के बाद, स्कोल्ड करना मतलब खरी खोटी करना, तो अपनी खरी खोटी सुनने के बाद मिस्टेक के लिए उसने माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज किया। अब मुझे बता दो, हैविंग स्कोल्डेड में स्कोल्ड नाम के एक्शन को कर कौन रहा है। देखो ये माफ़ी मांगने वाली तो खरी खोटी सुनाएगी नहीं, इसको सुनाई गई है। वही बात यहाँ पे आपको पैसिव में चाहिए, ना कि एक्टिव में चाहिए। यहाँ पे तो जो लड़की बाहर वॉक करने गई थी उसी ने होमवर्क भी पूरा किया था, लेकिन जहाँ पे जिस लड़की ने माफ़ी मांगी है उसने एक्चुअल में स्कोल्ड नहीं किया है, उसने किसी को खरी खोटी नहीं सुनाई है, इसी लड़की को खरी खोटी सुनाई गई है। तो इसके लिए आपको पैसिव में यूज़ करना होता है। बड़ा सिंपल सा तरीका है, हैविंग को पड़ा रहने दो, बीच में बिन लगा दो, हैविंग बीन स्कोल्डेड। तो एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से आपको चेक करना है परफेक्ट पार्टिसिपल को। कहीं ऐसा तो नहीं है एग्जामिनर आपको एक्टिव पार्टिसिपल दे रहा है और पैसिव यूज़ करवाना चाह रहा है, होता भी यही है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं इस पर। आगे बढ़ेंगे, बेसिक ग्रामर में हो चुका है सबका सब कुछ, यहाँ पे आप रिवीजन कर रहे हो मेरे साथ। कह रहा है इंस्टेड इट कुड एंड इन इग्नोमिनी फॉर वन ऑफ द गेम्स बोनाफाइड ग्रेड्स। कह रहा है बजाय इसके ये एंड हो सकता है डिसग्रेस में, डिसरिस्पेक्ट में, शेम में, इग्नोमिनी में, और किसके लिए, इस स्पोर्ट के, इस गेम के आज तक के सबसे अच्छे, सबसे ऑथेंटिक ग्रेड्स में से एक ग्रेड के लिए। दोस्तों इस स्पोर्ट के सबसे महान खिलाड़ी जो हैं उनमें से एक जो खिलाड़ी है महान, उसके लिए डिसग्रेस में जो है जाकर के ख़त्म भी हो सकता है। इट की वर्ब है कुड एंड, इग्नोमिनी मैंने आपको बता दिया, डिसरिस्पेक्ट, डिसग्रेस। बोनाफाइड का मतलब होता है ऑथेंटिक, अनक्वेश्चनेबल,
ऐसी चीज़ जो गुड फेथ में हो, जो सही हो, जो जेन्युइन हो, है ना, नकली ना हो। तो ये असली ग्रेट है, नकली ग्रेट नहीं है, कहने भर का नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है दिस इज ए सागा फ्रॉम विच नो वन पार्टी इमर्जेस विद क्रेडिट। कह रहा है ये एक ऐसी कहानी है, एक सागा है जिसमें से कोई भी एक पार्टी इमर्ज नहीं होगी, उभर करके नहीं आएगी क्रेडिट के साथ। कोई भी नहीं बोलेगा इस सागा से कि हमें फ़ायदा हुआ, है ना। नडाल को भी नुकसान, स्पोर्ट को भी नुकसान, ऑस्ट्रेलिया को भी नुकसान। दिस की वर्ब है इज, सागा मतलब कहानी, नो वन पार्टी की वर्ब है इमर्जेस, है ना। इमर्ज का मतलब है उभर करके आना। आगे कह रहा है इन द पास्ट जोकोविक हैज़ डिस्प्रूव्ड ऑफ वैक्सीन मैंडेट्स फॉर ट्रैवल एंड प्ले एंड आस्क्ड फॉर एवरीवन्स पर्सनल चॉइस टू बी रिस्पेक्टेड। अब देखो दूसरा पहलू बता रहा है जोकोविक की गलती कहाँ है ना। कह रहा है पास्ट में भी जोकोविक ने डिसअप्रूव किया है वैक्सीन के मैंडेट्स को, वैक्सीन की रिक्वायरमेंट को, जहाँ जहाँ वैक्सीन जरूरी थी, मैंडेटेड थी, और किसके लिए, ट्रैवल और प्ले के लिए। और कह रहा है इसने आस्क फॉर भी किया है, इसने मांगा भी है कि सभी की पर्सनल चॉइस को रिस्पेक्ट किया जाए, टू बी रिस्पेक्टेड हो। तो ये जोकोविक यही बोलता है कि वैक्सीन वैक्सीन मत पूछा करो, जब भी मैं कहीं जाता हूँ एयरपोर्ट पे रोक लेते हो, पूछ लेते हो वैक्सीन लगी या नहीं लगी। मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं लगवाना चाहूँ या ना लगवाना चाहूँ, मेरी जान है। मैं डिसअप्रूव करता हूँ वैक्सीन के मैंडेट को। बड़ा आदमी ये कर सकता है बड़ी बड़ी बातें, है ना। जोकोविक की वर्ब है हैज़ डिसअप्रूव्ड ऑफ, जोकोविक की दूसरी वर्ब है हैज़ आस्क्ड फॉर। आस्क फॉर करना मतलब रिक्वेस्ट करना, किसी चीज़ की मांग करना, डिमांड करना। टू बी रिस्पेक्टेड यहाँ पे पैसिव इन्फिनिटिव है, पर्सनल चॉइस को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। चॉइस किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, चॉइस के ऊपर काम होगा। तो टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहे बट इन ए पब्लिक हेल्थ क्राइसिस द एक्सरसाइज ऑफ फ्री विल कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अ फैक्ट जोकोविक हैज़ बीन अनमाइंडफुल ऑफ ऑल अलोंग। अब कह रहा है वो कहाँ पे गलती करते हैं, जब ये बात करते हैं तो कौन सी गलत बात बोलते हैं। कह रहे लेकिन एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में, एक महामारी में, एक ऐसे हेल्थ की तूफान में जो जिसको सारी पब्लिक पे जिसका असर पड़ रहा है। कह रहे जो एक्सरसाइज है, जो इस्तेमाल है फ्री विल का, अपनी खुद की चॉइस का, कह रहे इस्तेमाल आता है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में और कई सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ में। कह रहा है ये अपने आप में एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में जोकोविक अनमाइंडफुल रहा है हर वक्त, ऑल अलोंग, है ना, शुरू से ही। ऑल अलोंग मतलब जब से शुरुआत हुई है महामारी की तब से ही। तो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, आपकी जान के साथ में औरों की जान को भी आप खतरे में डालते हो। आप इस चीज़ के बारे में कभी भी सोच जो है ठीक से सोच नहीं पा रहे हो। समझ गए। एक्सरसाइज का मतलब होता है इस्तेमाल, एक्सरसाइज की वर्ब है कम्स, जोकोविक की वर्ब है हैज़ बीन, रेस्ट्रिक्शन आप जानते हैं पाबंदियाँ, लॉकडाउन्स, अनमाइंडफुल, माइंडफुल, केयरफुल, अवेयर, कॉन्शियस, है ना। इन सब का मतलब क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम एंटोनिम है। केयरफुल आप जानते हैं, माइंडफुल केयरफुल का सिनोनिम है, अनमाइंडफुल इसका एंटोनिम है, अवेयर मतलब सजग, केयरफुल या माइंडफुल का सिनोनिम है, कॉन्शियस मतलब अवेयर का सिनोनिम है। इन सब के बाद में ऑफ फिक्स्ड है, ऑफ ही आएगा, है ना। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए ऑल अलोंग मतलब शुरू से ही। कह रहा है इन द प्रेजेंट केस द लीस्ट जोकोविक कुड हैव डन इज टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द एग्जाम्पशन ही सॉट एंड गॉट। कह रहा है हाल के केस में जो कम से कम जोकोविक कर सकता था, कुड हैव डन, जो उसने किया नहीं, कुड हैव डन कर सकता था, वो था एक्सप्लेन करना नेचर को, उस एग्जाम्पशन के, उस छूट के जो उसने सीख की थी, सॉट किया, मांगी थी और जो उसको मिली थी। तो सब झगड़े की बजाय वो कागज़ ला के दिखाता एयरपोर्ट पे, है ना, बजाय बात करने के सही डॉक्यूमेंट्स को एयरपोर्ट पे प्रेजेंट करते और दुनिया में दिखाते, मीडिया में दिखाते कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें एग्जाम्पशन के मिले हुए हैं। एटलीस्ट वो ये कर सकते थे। एटलीस्ट की वर्ब है इज, जोकोविक की वर्ब है कुड हैव डन, ठीक है। ही की वर्ब है सॉट एंड गॉट, सॉट बनी हुई है सीख की सेकंड फॉर्म, गेट बनी हुई है, गॉट बनी हुई है गेट की सेकंड फॉर्म, है ना। ही सॉट एंड ही गॉट। कह रहा है द ऑस्ट्रेलियन पब्लिक of which over 90% of over 16 population is fully vaccinated was understandably furious, for it has endured some of the hardest lockdowns, missed birthdays, marriages and funerals of loved ones to limit the death toll to among the lowest anywhere in the world, around 2300 as on Thursday। अब बता रहा है ऑस्ट्रेलिया के लोग भी यहाँ पे एक पार्टी हैं, सिर्फ जोकोविक की बात नहीं है, वहाँ के लोगों को भी खतरा लग रहा है जोकोविक से। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की जो पब्लिक है, जिनका लगभग 90% से ज़्यादा, और किसका 16 साल से ज़्यादा की पॉपुलेशन का, कह रहा है वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, ऑलरेडी टीकाकरण उनका हो चुका है ना। कह रहा है ये जो पब्लिक है ना, ये फ्यूरियस थी, वॉज ए फ्यूरियस, ये बड़ी गुस्से में थी, एंग्री थी। और कैसे थी, अंडरस्टैंडेबली, समझे जा सकने वाले तौर पे। क्यों एंग्री थी भाई, कह रहा है फॉर बिकॉज इसने एंड्योर किया है, इस पब्लिक ने सहा है, ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक ने देखा है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट लॉकडाउन्स में से
कुछ लॉकडाउन्स को। दुनिया में जितने भी लॉकडाउन्स लगे हैं उनमें सबसे हार्डेस्ट लॉकडाउन्स को इस ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक ने सहा है। और इस पब्लिक ने मिस किया है बर्थडेज को, मैरिजेस को, फ्यूनरल्स को, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के, लव्ड वंस के, दोस्तों के, यारों के। और क्यों किया है सब? ये इसलिए किया है ताकि लिमिट कर पाएँ, कम कर पाएँ, सीमाओं में बांध पाएँ मौतों की संख्या को, डेथ टोल को। और कहाँ तक? दुनिया में जो सबसे कम है ना उनमें से अमंग जो है लोवेस्ट के एक है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो डेथ टोल्स हैं वो दुनिया में सबसे कम है कोविड की वजह से। और कितनी है? अराउंड सिर्फ 2300। और कब की बात है? एज ऑन थर्सडे। तो इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल एक्सरसाइज किया है ना। बहुत हार्श लॉकडाउन्स लगवाए हैं, आपस में बातचीत नहीं की है, बर्थडेज मिस की हैं, लॉकडाउन्स जो है की जो है वजह से इतने ही डेथ्स यहाँ पे हुई हैं। तो इनकी एक ये अचीवमेंट है। ऐसी अचीवमेंट करने वाली पब्लिक को गुस्सा आना जायज़ है, फ्यूरियस होना इनका जायज़ है। जोकोविक की बात पे पब्लिक की वर्ब है वॉस, 90% ऑफ पॉपुलेशन की वर्ब है इस। परसेंटेज अपने बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से अपनी वर्ब लेता है। पॉपुलेशन को जनरली अपने सिंगुलर वर्ब देते हैं। 90% ऑफ पॉपुलेशन इज। फ्यूरियस मतलब गुस्सा, इट की वर्ब है हैज़ एंड्योर्ड और इट की वर्ब है मिस्ड। एंड्योर का मतलब है सहना। डेथ टोल मतलब मौतों की संख्या। फोर जब भी आपको दिखे कॉमा के बाद, फोर जब भी आपको दिखे कॉमा के बाद, तो ये बिकॉज नाम की कंजंक्शन का काम कर रहा होता है। फोर को जब भी कॉमा के बाद आप लगाएं तो समझ लेना फोर एक कंजंक्शन है और इसके बाद में क्लोज मिलेगा और ये बिकॉज का काम कर रही होगी। यहाँ पे बिकॉज भी लिखा हुआ हो सकता था। चलिए आगे बढ़े। कह रहा दैट सेट फॉर टू इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड्स, वन फाउंड बाय टेनिस ऑस्ट्रेलिया एंड अदर बाय विक्टोरिया, to approve a medical exemption that cannot pass muster with its own federal authorities raises considerable doubt। अब बता रहे दूसरी गलती ऑस्ट्रेलिया की क्या है। इसकी तो समझ में आ गई जोकोविक की, ये थोड़ा सा इनसेंसिटिव था है ना। कह रहे ये बताने के बाद, जोकोविक की गलती कहने के बाद, दैट सेट दो इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड्स के लिए, जो एक फॉर्म किया गया था टेनिस ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, दूसरा फॉर्म किया गया था विक्टोरिया नाम की स्टेट के द्वारा। कह रहे इनके लिए अप्रूव करना एक मेडिकल एग्जाम्पशन को जो कि पास मस्टर ना करे, जो कि एक्सेप्टेड ना हो। जब आप पास मस्टर करते हैं तो आप एक्सेप्टेड होते हैं। जो कि माना ही ना जाए इसकी खुद की फेडरल अथॉरिटीज़ के द्वारा, इसकी खुद की सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के द्वारा। कह रहा है इनका ये जो अप्रूव करने का काम है ना दो मेडिकल बोर्ड का, कह रहा है ये अप्रूव करने का काम रेज करता है कंसीडरेबल यानी कि सब्सटेंशियल डाउट्स को, बहुत बड़े शक को। आया समझ में? आपकी गवर्नमेंट है, आपकी टेनिस बॉडी है ना, आपने यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया था और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एयरपोर्ट पे बैठी है उस एग्जाम्पशन को मानने को तैयार नहीं है। तो ये भी अपने आप में बड़ी ही अजीब सी, विचित्र सी, बिजार सी बात है, डाउट को पैदा करने वाली बात है। दैट सेट मतलब ये बताने के बाद टू अप्रूव नाम की इन्फिनिटिव की वर्ब है रेजिस, ये अप्रूव करने का काम रेज करता है। इन्फिनिटिव जीरेंट जब भी सब्जेक्ट का काम करें वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं, याद रखें हमेशा। एग्जाम्पशन की वर्ब है दैट कैन नॉट पास मस्टर, दैट आया एग्जाम्पशन के लिए। पास मस्टर करना, अप्रूव होना। फोर यहाँ पर भी क्या कर रहा है, कॉमा के बाद आ रहा है, लेकिन फोर के बाद में कोई क्लोज नहीं रखा हुआ। फोर के बाद में नाउन रखे हुए दो। अगर आपको फोर के बाद में क्लोज मिले ना, इट एंड्योर्ड, इट मिस्ड, तब ये कंजंक्शन का काम कर रहा होता है, बिकॉज का मीनिंग दे रहा होता है। चलिए आगे बढ़े। कंसिडरेबल आप देख चुके हो ना, काफ़ी बड़ा हो साइज में, सब्सटेंशियल हो। कह रहा है फॉर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन टू टेक अ हार्ड लाइन स्टैंड ऑन जोकोविक्स पार्टिसिपेशन a day after leaving the decision in the hands of state government indicated that he was aware which way the political wind was blowing। कह रहा ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मॉरिसन के लिए और क्या करना, ले लेना एक हार्ड लाइन स्टैंस को, एक ऐसी मुद्रा को, एक ऐसी पोजीशन को जो हार्ड लाइनर है, जो बड़ी कड़ी है, जो बड़ी सख्त हाथ वाली है। और किस पे? जोकोविक की भागीदारी पे, जोकोविक के पार्टिसिपेशन पे इस टूर्नामेंट में। कह रहा है इन प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए ये करना जो काम है ना, और कब? एक दिन के बाद लीव करने के इस डिसीजन को स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में। कह रहा है ये इंडिकेट करता है कि वो अवेयर था, वो जानता था, उसको पता था किस दिशा में, किस रास्ते पे पॉलिटिकल विंड जो है, सियासी हवाएं जो हैं वो ब्लो कर रही हैं। तो पहले इसने क्या किया भाई, मॉरिसन ने बोला भाई विक्टोरिया की गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी, वही देख लेगी। लेकिन उसके एक दिन बाद क्या बोला, मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा जोकोविक करेगा या नहीं करेगा पार्टिसिपेट, है ना। थोड़ा सा हार्ड लाइन स्टैंस इन्होंने लिया। वो इसीलिए लिया क्योंकि इनको अप्रूवल वहाँ पे गवर्नमेंट को नहीं मिल पा रही है ठीक से। गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर हमने हार्ड लाइन स्टैंस नहीं लिया तो लोग हमारी सरकार ना गिरा दें अगले इलेक्शन में। तो वो जानते हैं पॉलिटिकल विंड किस तरफ बह रही हैं, इसीलिए उन्होंने एक दिन के बाद में हार्ड लाइन स्टैंस लिया। आया समझ में? स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, है ना, द आगे नहीं लगा हुआ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के आगे स्कॉट मॉरिसन आ चुका है, नाम आ चुका है। नाम और डेजिग्नेशन एक साथ आते हैं
तो आप डेजिग्नेशन के आगे द नहीं लगाते हैं। टू टेक इन्फिनेटिव की वर्ब है इंडिकेटेड, ही की वर्ब है वॉज, अवेयर आप जानते हैं, इन द हैंड्स ऑफ मतलब हाथों में, स्टांस मतलब पोजीशन, हार्ड लाइन मतलब हार्ड लाइन वाला, कड़े हाथ वाला, है ना, कड़े रुख वाला। पॉलिटिकल विंड की वर्ब है वॉज ब्लोइंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। कह रहे द सेंटर राइट गवर्नमेंट हैज सीन इट्स पॉपुलैरिटी स्लम्प इन रिसेंट मंथ्स एज इट हैज स्ट्रगल टू होल्ड द अनएंडिंग साइकिल ऑफ राइजिंग केसेस एंड लॉकडाउन्स। कह रहे जो मॉरिसन की जो गवर्नमेंट है ये इसीलिए ले रहा है, कह रहे इसकी जो गवर्नमेंट है ना उसने देखा है अपनी पॉपुलैरिटी में एक स्लम्प को, अपनी लोकप्रियता में एक गिरावट को पिछले कुछ महीनों में। कह रहे जैसे ही ये स्ट्रगल कर चुकी है होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए कभी ना ख़त्म होने वाले साइकिल को, चक्र को, बढ़ते हुए केसेस के और लॉकडाउन्स के, तो वहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। तो इस वजह से इसने क्या सोचा कि टेनिस स्टार जो है इसको अपने एंट्री नहीं देते हैं, इससे लोगों की अपने को सहानुभूति यानी कि लोगों का जो है अपने को मिलेगा, है ना, सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये अपनी पॉपुलैरिटी में स्लम्प को देख रही है। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ सीन, इट की वर्ब है हैज़ स्ट्रगल्ड। स्लम्प मतलब गिरावट, मंदी, डाउन टर्न, है ना, डिक्लाइन। होल्ड मतलब रोकना, अनएंडिंग मतलब जिसका कोई एंड ही ना हो, अनएंडिंग मतलब कभी ना रुकने वाला। कह रहे इट विल बी सैड इफ जोकोविच बिकम्स अ पॉलिटिकल फुटबॉल वेदर नॉट ही पुश द एनवेलप। कह रहा है बड़ा सैड होगा, इट विल बी सैड, जो आज की टोन भी बता रहा है यही सेंटेंस है ना, इट विल बी सैड। कह रहा बड़ी सैड बात है अगर जोकोविच बन जाता है एक राजनीतिक फुटबॉल, कभी इधर से लात पड़े कभी उधर से लात पड़े, है ना। कह रहा हाँ या ना, वेदर और नॉट, उसने पुश किया है एनवेलप को या नहीं, हाँ या ना वो अपनी लिमिट्स के पार गया है या नहीं। पुश द एनवेलप का मतलब होता है अपनी लिमिट्स के पार जाना, अपने दायरे को जो है क्रॉस कर लेना। तो लक्ष्मण रेखा इन्होंने पार की है या नहीं की जोकोविच ने, वो तो पता नहीं वैक्सीन पे, लेकिन बड़ा सैड होगा कि ये फुटबॉल की तरह ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल जो है पॉलिटिकल फुटबॉल बन जाए, इनके ऊपर वहाँ पे जो है सियासत होने लगे। समझ में आ गया। इट की वर्ब है विल बी, जोकोविच की वर्ब है बिकम्स, ही की वर्ब है पुश द एनवेलप। ये एक इडियम है, अपनी नॉर्मल लिमिट से बाहर जाना इज कॉल्ड द पुश द एनवेलप। चलिए सिंपल सा आर्टिकल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहानी की तरह से है ना। ऐसा लग रहा होगा आपको कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो आप, या कोई टीवी में न्यूज़ ब्रॉडकास्ट देख रहे हो, क्या क्या हो रहा है। इंग्लिश भी सीख गए इसी बहाने। चलो आपका क्विज है, सब कुछ करवा चुका हूँ मैं। अगर आप फॉलो वाई वाला फॉर्मूला लगाओगे बिफोर आफ्टर वाला तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको खुद देखना है कि अवॉइड नाम की वर्ब को कैसे यूज़ किया जाए। ड्राइव लिखूँ, ड्राइविंग लिखूँ, तो ड्राइव लिखूँ। ऑलरेडी आपको मैं ऐसी सभी की सभी वर्ब्स बता चुका हूँ, है ना, कैसे ये वर्ब्स अपने बाद में कौन सी किस प्रकार की फॉर्म को लेती हैं, तो सेकंड में वो बताना है। फिर मैंने आपको बताया था एफेमरल, मोमेंटरी, मोमेंटस, इन वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो समथिंग लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड, इसके लिए कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, कोई एक ऑप्शन चूज़ करेंगे या मोर देन वन ऑप्शन चूज़ करेंगे, ये भी आप बता सकते हैं। फोर्थ में आपको एक एरर दी गई है, एरर बड़ी आसान है, अगर आप यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल को देख लेंगे तो एरर आपकी पकड़ में आ जाएगी। हिंट दे रहा हूँ मैं, है ना, नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। अब हिंट दे दिया मैंने आपको, अब अकल आपको लगानी है बाकी की। इतना बताने के बाद भी अगर एरर नहीं मिले तो आपने ठीक से नहीं समझा है कॉन्सेप्ट। पुश द एनवेलप क्या होता है, यह भी अभी लास्ट में बताया मैंने आपको, अभी बता ही दोगे आप, याद ही होगा आपको, है ना। पांचवा हो गया ईडियम वाला क्वेश्चन। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ग्रामर को ठीक से सीखना चाहते हो, आपको कुछ नहीं स्पेंड करना है, कोई कोर्स नहीं लेना है, चैनल के होम पेज पे जाओ, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसको चलाओ। ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर्ड है। एसएससी बैंक का पेड कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, फ़ायदा आप ले सकते हैं, लाखों लोग ले चुके हैं। यहीं से सीख के आया करो, फिर आर्टिकल्स में इम्प्लीमेंट किया करो मेरे साथ हर रूल को। इससे आप जो है पढ़ाई के साथ साथ रीडिंग के साथ में अपना ग्रामर और वोकैब पोर्शन भी इम्प्रूव करेंगे। पूरे मामले पे क्या आपकी राय है, कौन सा पक्ष सही है, जरूर से लिखने की कोशिश करें कमेंट सेक्शन में। जोकोविच को सपोर्ट करते हैं या ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर जो है फोर्स को आप ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करते हैं। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन साइनिंग आउट।